30 जनवरी 1948 को एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। गोली मारने वाले का नाम नथुराम विनायक गोडसे, मरने वाले का मोहनदास करमचंद गांधी। मरने वाला अहिंसा और भाईचारे की बात करता था। इस बात से मारने वाला प्रवोक हो गया। तो इस हिंसा का जिम्मेदार कौन हुआ? करीब 70 साल बाद 30 जनवरी 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पर एक शख्स ने स्टूडेंट्स पर गोली चलाई। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पकड़ो, ये बंदूक लेके जाए। ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? क्या है ये? किसी को लगी है? किसी को लगी? गोली लगी, गोली लगी, गोली लगी। हाथ में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा लेकर एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून का प्रोटेस्ट कर रहे थे। इससे कुछ लोग प्रोवोक हो गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट जामिया, एएमयू और ऐसी कई यूनिवर्सिटीज से निकलकर पूरे देश में फैल गया, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली। यहाँ लोग करीब 3 महीने से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक दिन एक मॉब प्रोवोक होकर आ गई। हिंसा भड़की और सैकड़ों घर और दुकानें जल गए और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इस वायलेंस के कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उमर खालिद, सरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, अतहर खान, शिफा उल रहमान, शादाब अहमद, सलीम खान और मिरान हैदर करीब करीब पिछले 5 साल से जेल में बंद है। सितंबर की शुरुआत में हाई कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशंस फिर से रिजेक्ट कर दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से आर्ग्यू करते हुए सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता ने कहा, जिन लोगों पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप है उन्हें जेल में ही रहना चाहिए और ऐसे अक्यूज तब तक रिलीज ना हो जब तक या तो उनकी कन्विक्शन हो जाए या फिर वो फॉर्मली बेगुनाह साबित ना हो जाए। पर वो तो तब होगा जब इस केस में ट्रायल शुरू होगा। अगर सरकार किसी केस के बारे में ये कहे कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और 5 साल तक उस केस का ट्रायल भी शुरू ना हो, तब आप क्या कहेंगे? कोई सेंस है इस बात की? सरकार कहती है कि उनके पास हजारों पेजेस का एविडेंस है, करीब 20,000 पेजेस की तो चार्जशीट है। तो सवाल तो उठने चाहिए कि क्या उन हजारों पन्नों का इस्तेमाल बस विवेक अग्निहोत्री की किसी फटीचर फिल्म के फाइल्स में जोड़ने के लिए किया जा रहा है? नहीं तो ट्रायल 5 साल से शुरू क्यों नहीं हुआ? 5 साल में सरकार बदल सकती है, 3 चीफ जस्टिस बदल सकते हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी मतलब हाँ, वो इतना नहीं बदलते। I would like to congratulate Team India for their wonderful performance. आज जनहित में जारी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी अद्भुत केस के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट के रीसेंट बेल रिजेक्शन के ऑर्डर पर काफी लोगों ने रिएक्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट की एक रिटायर्ड जज रेखा शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि बात यहाँ उमर खालिद को सपोर्ट करने या ना करने की नहीं है। बात बस इतनी सी है कि अगर उमर खालिद ने कोई क्राइम किया भी है, उसे सजा कन्विक्शन के बाद मिलनी चाहिए, ना कि ट्रायल शुरू होने से भी पहले। उनका कहना है कि इन सब के लिए प्रोसेस को ही पनिशमेंट में तब्दील कर दिया गया है। इन शब्दों को याद रखें, प्रोसेस ही पनिशमेंट है। गौतम भाटिया एक काबिल वकील जो संविधान और कानून पर लिखते हैं, उन्होंने द वायर में लिखा कि इस केस में कोर्ट ने आंखें बंद करके फैसला लिखा है। वैसे पिछले साल ही कानून की मूर्ति से काली पट्टी हट गई थी। जो भी कुछ सरकारी वकील ने कहा, अदालत ने मान लिया। एक और काबिल वकील संजय हेगड़े ने ट्रिब्यून अखबार में कुछ सवाल उठाए। 17 फरवरी उमर ने महाराष्ट्र के अमरावती में भाषण दिया सीए और एनआरसी के खिलाफ। उमर ने कहा कि ट्रम्प के इंडिया आने पे प्रोटेस्ट करना है। इस बात को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मान लिया और आज वही भक्त खुद ट्रम्प का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक समय था जब भारत में डोनाल्ड ट्रम्प की पूजा की जा रही थी, मगर आज देखिए कि भारत में डोनाल्ड ट्रम्प का कैसा जलूस निकाला जा रहा है। टैरिफ से नाराज भारतीय लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले को लेकर ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में मारबत उत्सव के दौरान लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विशाल पुतला निकाला। कचरे से बनाए गए डोनाल्ड ट्रम्प के इस पुतले की पूरे शहर में परेड करवाई गई, मगर कोर्ट ने उस एक लाइन को छोड़ के उसी स्पीच का बाकी हिस्सा पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसमें उमर क्लियरली ये बोलते हैं, अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे।
अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। ये उमर का नॉन डॉक्टर्ड वीडियो है। प्रोसिक्यूशन की बात को जज साहब ने प्राइमा फेसी कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस मान लिया, लेकिन प्यार, मोहब्बत और गांधी में उन्हें कोई अहिंसा नहीं दिखी। संजय हेगड़े ने यह भी लिखा कि 2021 के ए नजीब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी लंबे वक्त तक बिना ट्रायल के जेल में नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट शायद उस दिन छुट्टी पर होगा। भीमा कोरेगांव के केस में भी वर्नन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा और शोमा सेन को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग ऑर्डर्स में यही बात दोहराई। जस्ट बिकॉज चार्जेस सीरियस है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इनडेफिनेटली बिना ट्रायल किसी को भी जेल में रखोगे। मतलब चार्जेस आप सीरियस डाल दो और जस्टिस को कहो कि अगली हियरिंग पे मिलते हैं। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने करण थापर को एक इंटरव्यू में कहा कि अभी भी चार्जेस पे ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ये चार्जेस लगने चाहिए भी या नहीं। In this particular case, at the moment when we speak, there are arguments on charge taking place, whether the charge should be framed or not. हजारों पेजेस का एविडेंस है, इतने सारे विटनेसेस है। मतलब अगर ट्रायल शुरू भी होता है तो मिलेगी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब जब तक ट्रायल खत्म ना हो, क्या उमर को जेल में ही रहना चाहिए? उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस केस में जो गवाह है उन्हें वो क्रॉस एग्जामिन ट्रायल के समय ही कर सकते हैं, जो किसी को पता नहीं कब होगा। क्या पता तब तक पापा की परी जय शाह को फीफा चेयरमैन बना दिया होगा। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन तब तक उन गवाहों के आधार पर उमर और बाकी सभी को जेल में रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये केस दो कोर्ट में चल रहा है, एक कोर्ट ऑफ लॉ में और दूसरा लश्कर नोएडा के टीवी स्टूडियोज में। CA was an excuse, CA was an opportunity. Now when they realized that their campaign had fizzled out, that people were not accepting it, then they took a more dangerous turn. They timed riots with the visit of the then American President Donald Trump to India. By now the lobby was totally desperate. It had started thinking like a terrorist group. वो कहेंगे ये आपकी अदालत है, पर आप भी जानते हैं ये उनके बाप की अदालत है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर टीवी वालों का बस चले तो उमर को आजीवन उम्र कैद ही दे दे। जस्टिस अर्नब गोस्वामी और जस्टिस राहुल शिवशंकर, इनको तो फैसला सुनाने के लिए ट्रायल की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगातार सजा देने के लिए खैर ट्रायल की जरूरत तो कोर्ट को भी नहीं लग रही है। कुछ बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि उमर खुद अपने ट्रायल को डिले कर रहा है, क्योंकि कोई तिहाड़ की खूबसूरत वादियों से बाहर क्यों ही आना चाहेगा। करेक्ट, तिहाड़ में तो बाहर है। ऐसे लोग जस्टिस चंद्रचूड़ के एक बयान का सहारा ले रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि डिफेंस ने उमर खालिद के केस में कई बार बेल प्लीज वापस ली और यही वजह है कि उमर के केस में प्रोग्रेस इतना स्लो है। Can you imagine that the case was adjourned? There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid, and eventually the application for bail was withdrawn. अब उमर अपनी बेल प्लीज वापस लेकर उस पर भेल और सेवपुरी तो खा नहीं रहा होगा। ये समझना जरूरी है कि बेल और ट्रायल पूरी तरह से दो अलग अलग मामले हैं। दोनों की तारीखें अलग होती हैं, दोनों के कोर्ट्स अलग होते हैं, दोनों के प्रोसीजर्स अलग होते हैं। बेल का मैटर डिफेंस खुद फाइल करता है और वहीं ट्रायल को चलाना प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। बेल वाले मामले में पिछले 5 सालों में 2 बार सेशंस कोर्ट से और 2 बार हाई कोर्ट से बेल प्ली रिजेक्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल पिछले 5 सालों में शुरू भी नहीं हुआ है। गिल्ट ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड है और बेल बार बार रिजेक्ट होती जा रही है। संविधान का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है, पर लेकिन इसी संविधान को बचाने की बात को जब हेट स्पीच कहा जाए तो उसके आर्टिकल्स को कौन मानेगा। प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट ये है कि सीएए के खिलाफ संविधान बचाने का जो प्रोटेस्ट था वही दंगों की साजिश थी, लेकिन सीएए और एनआरसी के काले कानूनों का प्रोटेस्ट तो करोड़ों लोग ने किया था। नहीं चलेगा।
मैंने किया था, शायद आपने किया था। फिर दिल्ली पुलिस ने लाखों लोगों में से इन्हीं को क्यों चूज किया, इसमें आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सरकार सीएए बिल लाती है, उसके खिलाफ पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, फिर दंगे होते हैं दिल्ली में। फिर दंगाइयों की जगह सीएए के खिलाफ जो पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ लिया जाता है। योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में यही सवाल उठाया है कि अगर सीए एनआरसी कानून का विरोध करने के लिए उमर खालिद और खालिद सैफी जेल में है, फिर तो उन्हें भी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि विरोध तो उन्होंने भी किया था। ये सवाल संजय हेगड़े ने भी अपने आर्टिकल में उठाया है कि अगर एक प्रोटेस्ट को ही सरकार दंगों की साजिश बता दे, फिर तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद कोई प्रोटेस्ट करने के लिए 10 बार सोचेगा। और एग्जैक्टली सरकार यही चाहती है कि उमर खालिद को मिसाल बनाकर एक मैसेज भेजा जाए कि देख लो, अगर सवाल पूछोगे तो यही नतीजा होगा। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। ना सिर्फ एंटी सीए प्रोटेस्ट पर लिंचिंग से लेकर दलित स्टूडेंट्स के सुसाइड, यूनिवर्सिटीज की फीस का बढ़ना, प्राइवेटाइजेशन और यहाँ तक कि अंबानी के बढ़ते इन्फ्लुएंस पर उमर खालिद ने हर मौके पर सवाल किए हैं। इस देश में किसी भी आंदोलन को अपनी आवाज की गूंज देनी हो तो उमर खालिद हमेशा सामने आए। कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते, तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? पर अगर आप सवाल पूछ ही नहीं सकते तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? 5 साल में करीब 3-4 बार आपकी उंगलियों पर वो सिहाई जो 2 हफ्ते में ही मिट जाती है। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और ऐसी ही आवारगी से बचने के लिए इन आवाजों को बचाना जरूरी है। मतलब अगर आप ओला के कस्टमर हो या देश के किसान, प्रोटेस्ट आपका हक है। चाहे वो प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ हो, अग्निवीर के खिलाफ हो, किसान कानून के खिलाफ हो, या दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जहाँ हक आपको मांगना ना पड़े। तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। 2019 तो याद होगा आपको, बीजेपी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आती है। बिल पास भी हो जाता है और ये बिल बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए। ये कानून एक झटके में देश के मुसलमानों को सेकंड हैंड या डाउटफुल सिटीजन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए कैसे। ये कानून कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज को इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने के खिलाफ हम नहीं है, मगर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही क्यों? असल में सीए एनआरसी एक आइडिया को लीगल स्टैम्प देता है कि इंडिया कुछ लोगों का नेचुरल होम है और बाकी लोग यहाँ अभी भी आउटसाइडर्स है। आसान और सीधी भाषा में कहे तो ये देश हिंदुओं का है और मुसलमानों का नहीं। और ये डिबेट कोई नया नहीं है। जो आज सत्ता में है उनके गुरुजी यानी MS गोलवलकर के भी ऐसे ही विचार थे। हमारी आजादी के साथ ये डिबेट सेटल हो गया था, और वो इसलिए क्योंकि अंबेडकर, नेहरू और गांधी जैसे नेताओं ने एक डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को डिफाइन किया था कि वी द पीपल के डेफिनेशन में सब होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, क्रिश्चियन हो या पारसी, बुद्धिस्ट हो या एथियस्ट। वी द पीपल सबको कवर करता है। जितना ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का है उतना ही अशफाक उल्लाह खान का, जितना प्रसिद्ध कृष्णा का है उतना ही मोहम्मद सिराज का। उस वक्त तो मोदी शाह के पूर्वज हार गए थे, मगर ये डिबेट फिर से सीए एनआरसी के रूप में वापस आया, जिसकी मंशा यही थी कि हिंदू तो ये देश के नेचुरल सिटीजन्स है, लेकिन मुसलमानों को अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ेगा, उनको कागज दिखाने पड़ेंगे। और इसी के खिलाफ शुरू हुई थी शाहीन बाग प्रोटेस्ट। तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। और इसके साथ ही लोग एनआरसी के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑपोजिशन रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप ग्रांट करने वाले इस लॉ को पार्लियामेंट में नहीं रोक पाती है, लेकिन ऑपोजिशन सिर्फ संसद में नहीं होती, पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए। हम लेके रहेंगे आजादी सुन ले, वो प्यारी प्यारी, वो नेहरू वाली, वो गांधी वाली, शाहीन बाग की।
300 से ज्यादा जगहों पर ऐसे सिट इन प्रोटेस्ट जहां तिरंगा, गाने, शायरी, पेंटिंग और सबके हाथों में संविधान, और इसमें शामिल हो रहे हैं सारे धर्म और सभी बिरादरी के लोग। शाहीन बाग में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। पंजाब से चल के हमारे सिख भाई यहाँ आके उन्होंने लंगर लगाया, उन सिख भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि अब तक क्लियर हो गया था सीए और एनआरसी का कॉम्बिनेशन मुसलमानों के लिए तो सबसे खतरनाक है ही, पर सिर्फ मुसलमान नहीं, भारी मात्रा में इसमें गैर मुसलमान भी फंस रहे थे। क्योंकि आसाम के एनआरसी में ये दिख गया था कि लाखों की तादाद में गरीब हिंदू और आदिवासी ये लिस्ट से एक्सक्लूड हो चुके थे। जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते, इस देश में डॉग बाबू को सिटीजन सर्टिफिकेट मिल जाता है। डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माँ का नाम कुटिया देवी। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन है, लेकिन जनाब ये सच्ची घटना है जो सीधे बिहार की राजधानी पटना से आई है, कोई मजाक नहीं। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में सरकारी अधिकारियों ने एक डॉगी को आधिकारिक नागरिक बना दिया। उस देश में ये सरकार सबसे कागज मांग रही थी। आज जब बिहार में एसआईआर करा के एनआरसी को ही बैकडोर एंट्री दी जा रही है, अब फिर से साफ हो रहा है कि इसमें मुसलमान तो टारगेट है ही, उसके साथ फंस रहे हैं गरीब हिंदू, महिलाएं और पिछड़ी जाति के लोग। सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसकी खास बात थी उनकी इंक्लूसिविटी। इसमें कोई भी शामिल हो सकता था। हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखी थी, सीए एनआरसी के वक्त ये सरकार ने डाइवर्सिटी इन यूनिटी भी देखी थी। ये एक तरह से आजादी और संविधान का जश्न था। समर्पित है और भारत के विविधता और एकता पर गर्व करते हैं। और ये सरकार के सिलेबस से पूरी तरह बाहर की बात थी। उनके टीवी चैनल में ये मुसलमानों को जिस स्क्रिप्ट के तहत विलेनाइज किया जाता है, इस देश के नागरिकों ने उसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। क्योंकि यहाँ वो सिर्फ अपने लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए खड़े थे। कई प्रोवोकेशंस के बावजूद शाहीन बाग एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की मिसाल बन चुका था। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के ग्रैंडसन राजमोहन गांधी ने भी इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हुए कहा कि गांधी की आत्मा शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट में बसती है। इसके साथ ही इस देश के कई जाने माने लोगों ने एंटी सीए प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया और शाहीन बाग और ऐसे काफी प्रोटेस्ट साइट्स पर जाकर लोगों का हौसला भी बढ़ाया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, उन्होंने भी सीए को क्रिटिसाइज करते हुए कहा ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है और आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ। यहाँ तक कि जीजी पारेख, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो भी बॉम्बे में इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। पंजाब से किसानों का भी एक जत्था शाहीन बाग आया। उन्होंने कई हफ्तों तक लंगर लगाकर प्रोटेस्टर्स को खिलाया। जब अगले साल 2020 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग की मशहूर दादी जो टाइम मैगजीन में आई थी, उन्होंने भी फार्मर्स मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। पूरे देश में ही नहीं पर पूरी दुनिया में इस सरकार के इरादों का पर्दाफाश हुआ। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये झूठ बोलना पड़ा कि उनकी सरकार ने कभी सीए के साथ एनआरसी का जिक्र ही नहीं किया था। कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने आज बोला कि 2014 से मेरी सरकार ने एक बार भी नहीं बोला कि हम देश में एनआरसी कराएंगे। ये शब्द हमने कभी नहीं लिया। असम में हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे था। अब पिछले 1 साल से अमित शाह साहब घूम घूम के क्या बोल रहे हैं कि देश भर में एनआरसी कराई जाएगी। अभी संसद के अंदर अभी बस 2 हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि देश भर में एनआरसी कराई जाएगी, ये हमारा वादा है। राजनाथ सिंह साहब ने बोला है, कई और मंत्रियों ने बोला है। तो नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी साहब सच बोल रहे थे तो अमित शाह साहब झूठ बोल रहे थे अभी तक। तो ये जो आज सरकार बैकफुट पे आई है, इतने विरोध प्रदर्शन जो देश भर में हुए हैं, उसके बाद वो झूठों का सहारा ले रही है ये बोल के कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे। इसका बदला तो लेना ही था
और ये भी इंश्योर करना था कि इस स्केल का विरोध कभी ना हो। और इसीलिए जैसे ही हिंसा बढ़ गई, हिंसा के लिए जिम्मेदार जो लोग थे उनके पीछे ना जाकर सरकार ने चुन चुनकर सीए एनआरसी के जो पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया, वो भी महामारी और लॉकडाउन के बीच। कुछ चीजें अनडिस्प्यूटेबल है, हिंसा हुई और लोगों की जान गई। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई, जिसमें 38 मुसलमान और 15 हिंदू थे। इसीलिए जरूरी है उन 53 लोगों की फैमिली को इंसाफ मिले। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सीरियस है? अगर सीरियस होती तो हिंसा के दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रागिनी तिवारी जैसे लोग जो मौजूद थे, जिनकी वीडियोस आज भी अवेलेबल है, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते हुए मारो और काट डालो कह रहे हैं, उन लोगों पर जांच क्यों नहीं की? हर हर महादेव, हर हर महादेव, तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव, आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़ा देश के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जांच कपिल मिश्रा के ऊपर क्यों नहीं हुई, जिन्होंने दंगों से ठीक पहले कानून तोड़ने की धमकी दी, जिनके भाषण के ठीक बाद दंगे शुरू हुए? डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये बंदा अब दिल्ली का लॉ मिनिस्टर है और कानून एक्चुअली इसकी जेब में है। जांच मिनिस्टर अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं की गई, जिन्होंने वायलेंट स्लोगन्स दिए? गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। आपने इन सब के भाषण सुने होंगे, पर ये सब लोग आजाद है। लेकिन शर्जील जो दंगों से 1 महीने पहले ही जेल में था, वो आरोपी है। 28 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती है और दंगे शुरू होते हैं 23 फरवरी 2020 को। शर्जील के अरेस्ट के लगभग 1 महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के स्पीचेस कोर्ट में चलवाई और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा। जस्टिस मुरलीधर का 24 घंटे में ट्रांसफर हो गया। आपको एक होमवर्क देता हूँ, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी कोई भी एक स्पीच निकाल कर दिखा दो जहां वो दंगे भड़काने या मार काट की बातें कर रहे हो, मगर फिर भी जेल में बंद है उमर, खालिद सैफी और गुलफिशा। सवाल अब भी वही है कि दंगे की साजिश करने वाले लोग कहाँ हैं? दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? जो खुलेआम हिंसा की बात करे उन्हें नजरअंदाज करना और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें दंगों का कॉन्स्पिरेटर बताकर जेल में बंद कर देना कहाँ का इंसाफ है? सबूत जब ना हो तो कॉन्स्पिरेसी का कीवर्ड काम आता है, और जब बिना ट्रायल लोगों को जेल में बंद रखना हो तो काम आता है यूएपीए जैसा कानून। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप पर किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया तो आप जेल में सजा काटे, उसके लिए पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि आप चोर है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है यूएपीए में इससे बिल्कुल उल्टा है। आप पर मैं अगर प्रधानमंत्री के डिग्री चुराने का इल्जाम लगा दूं, यूएपीए के अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने चोरी नहीं की है। भीमा कोरेगांव केस में आदिवासी राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी 84 साल की उम्र में यूएपीए के तहत जेल में अपना दम तोड़ देते हैं। पार्किंसंस झेल रहे स्टैन स्वामी को एनआईए एक सिपर और स्ट्रॉ देने से भी मना कर देती है। अपनी बेल के 6 महीने बाद ही जीएन साई बाबा की डेथ हो जाती है। जीएन साई बाबा 90% डिसेबल्ड थे। जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन ने अपनी मां को खो दिया जब वो एनएसए के तहत जेल में बंद थे। यूएपीए के तहत नताशा नरवाल जो जेल में बंद थी, उनके पिताजी बाहर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, पर जामिया के बाहर गोली चलाने वाला राम भक्त गोपाल एकदम मजे से AK-47 जैसे हथियारों के साथ इंटरनेट पे अपनी फोटो डाल रहे हैं। फेमस पोएट नजीम हिकमत को जब
टर्की की सरकार ने डिसेंट करने की वजह से जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल से एक कविता लिखी थी, जब से मैं जेल में हूँ पृथ्वी सूरज के 10 चक्कर लगा चुकी है। अगर आप पृथ्वी से पूछो तो ये बोलेगी कि ये तो बहुत कम वक्त है, पर अगर आप मुझसे पूछो तो ये मेरी जिंदगी के 10 साल थे। उमर खालिद, सरजील इमाम, खालिद सैफी, अतहर खान, शिफा उल रहमान, शादाब अहमद, गुलफिशा फातिमा, सलीम खान, तस्लीम, मीरान हैदर, ताहिर हुसैन, ये सभी अपनी जिंदगी के 5 साल जेल में बिता चुके हैं। खालिद सैफी और शिफा उल रहमान के बच्चे इस बीच बड़े हो चुके हैं। इन बच्चों के लिए एनसीईआरटी को अलग से किताबें छपानी चाहिए जिसमें संविधान, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई जिक्र ना हो। नहीं तो ये सब पढ़ के अगर इन बच्चों ने आपसे पूछ दिया कि इनके माँ बाप को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों नहीं मिले, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? गुलफिशा 27 साल की एक MBA ग्रेजुएट थी। उसके दिल में अपने भविष्य को लेकर कई सारे ख्वाब भरे हुए थे। अब बस आशंकाएं हैं। क्या अगर 10 साल बाद जब इस केस का फैसला आए और गुलफिशा बाइज्जत बरी हो जाए तो क्या कोई है जो उसे वापस 27 साल का बना सके और उसे उसकी जिंदगी का समय और वो ख्वाब वापस लौटा सके? जब UAPA जैसा कानून बनता है तो साथ एक टाइम मशीन भी बननी चाहिए। जिन लोगों को 5, 10, 15 सालों बाद बाइज्जत बरी किया जाता है उन्हें उनके खोए हुए साल लौटाए जा सके। आप इन्हें सपोर्ट करें या ना करें, पर इतना सोच लीजिए कि आपके किसी अपने को सरकार UAPA के तहत जेल में डाल दे, 5 साल गुजर जाएं, ट्रायल भी शुरू ना हो और सरकार के सॉलिसिटर जनरल ये कहे कि ट्रायल खत्म होने तक उन्हें जेल में रहना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? हेल्पलेस लगेगा ना? अगर आप इन लोगों की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी हो और इन्हें बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करते हो, फिर भी ड्यू प्रोसेस का सपोर्ट करिए, डेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट करिए। कल को सरकार का विरोध करने वालों में आप भी हो सकते हो और ऐसे में जेल और आपके बीच में सिर्फ डेमोक्रेसी रहेगी। तो बचा लो डेमोक्रेसी को, नहीं तो तिहाड़ जेल के थोड़े फोटोज और गूगल रिव्यूज देख लो, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो नंबर किसी का भी आ सकता है।